नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच इंडिया के नंबर 1 इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिस डायमंड सोडी मौजूद हैं। आइए इनसे विदेश जाने के बारे में और वहां सेटल होने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। मैम, कैनविंग्स के लगातार वीज़ाज़ लग रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस के, स्टूडेंट वीज़ा के, इस सक्सेस का क्या कारण है, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जो कैनविंग्स के इतने वीज़ाज़ लग रहे हैं, इसके 2 मेजर कारण हैं। पहला ये केस सिलेक्शन। यहाँ पर केस इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि कोई बाहर जाने का इच्छुक है या डेस्परेट है, इसलिए आप उसे साइन अप करते हैं। यहाँ पे केस सिलेक्शन बहुत अच्छे से की जाती है। देखा जाता है कि जो वीज़ा के लिए एक बच्चे को या एक पर्सन जो माइग्रेशन करना चाहता है, जो जाना चाहता है, क्या वो सारे पैरामीटर, सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास 10 बच्चे आते हैं, 10 में से अगर 2 एलिजिबल होंगे तो 2 को ही लिया जाएगा। तो जब आप क्वालिटी कैंडिडेट्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस रेट हाई होगा। सेकेंडली, हमारे यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की जाती है वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन की, वो बिल्कुल मेरे देख रेख के अंडर की जाती है। हमारे पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जिनको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है फाइल्स प्रिपेयर करने का। आपकी फ़ाइल अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो के आपका जो केस है उसे बारीकी से समझा जाए और केस को बहुत बढ़िया तरीके से एक वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश किया जाए तो आपका वीज़ा आराम से लग जाता है। बहुत सारे लोगों के केसेस अच्छे होने के बावजूद वीज़ा नहीं लगता क्योंकि केस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। स्टूडेंट वीज़ा की अगर हम बात करें तो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि स्टडी प्लान या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आपका वीज़ा लगना या ना लगना निर्भर करता है। बहुत सारे बच्चे अपना जो स्टडी प्लान लिखते ही नहीं है, कंसल्टेंट लिख देता है। जो लिखते हैं तो बिल्कुल इंटरनेट से कॉपी किया होता है, वो 1 मिनट में उनको समझ आ जाती है। जो बच्चा शुरू से अपने एडमिशन, अपनी इनरोलमेंट, अपने वीज़ा के प्रोसेस में अच्छे से इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट लेता है, इंटरैक्टिव होता है, उसमें वो कैलिबर, उसमें वो क्षमता आ जाती है कि वो आराम से एक अच्छे ढंग से अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वीज़ा लगने का स्टूडेंट वीज़ा के लिए। जो इमिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे केस सिलेक्शन अगेंस्ट इमिग्रेशन नॉर्मली पॉइंट बेस्ड होती है। काफ़ी आधार होते हैं उनके देखने के, जैसे कि एज 45 से कम होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कोई ना कोई प्रोफेशनल होनी चाहिए, ITI हो, डिप्लोमा हो या बैचलर्स डिग्री हो, वर्क एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का आमतौर पे होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आमतौर पे 6 बैंड के बराबर, 6 बैंड इन ईच सेक्शन। तो जब एक कैंडिडेट के पास ये सारी चीज़ें हैं और उसका केस बहुत अच्छे ढंग से पेश किया जाता है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के आगे, तो जाहिर सी बात है कि वीज़ाज उनके लगने। मैम, एक आमतौर पे देखा गया है कि लोग समझते हैं कि आइल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमसे नहीं होगी, और वो इस बात से डरते हैं कि अगर ये तो हम कर नहीं सकते, और उनका हो सकता है प्रोफाइल बहुत अच्छा है। तो उन कैंडिडेट्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आइल्स पहली बात है, आइल्स का यहाँ पंजाब में एक बहुत बड़ा हवा जिसे कहते हैं। आइल्स कोई जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आइल्स कोई आपकी स्पीड टेस्ट नहीं है। एक बच्चा आमतौर पे या एक पर्सन जो आइल्स ले रहा है वो कौन है? वो 10+2 पास डेफिनेटली है। 10+2 तक आपकी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, चाहे आप CBSE में पढ़े हैं, चाहे आप पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में पढ़े हैं। मानिए इस बात को कि आपको 10+2 तक इतनी इंग्लिश पढ़ाई जाती है कि आप आइल्स कंफर्टेबली क्लियर कर सकें। हाँ, ये और बात है कि आइल्स में थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो प्रैक्टिस करते जाइए। जो भी सेंटर में आप आइल्स की कोचिंग लेने जा रहे हैं, कोई भी सेंटर आपको इस स्टेज पे इंग्लिश नहीं सिखा सकता। वो बेसिकली आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा सकता है कि इंग्लिश का ये जो टेस्ट है, चाहे वो आइल्स है, चाहे वो PTE एकेडमिक है, चाहे वो TOEFL है, उसे आपने क्रैक कैसे करना है, उसमें कम समय में अच्छे से अच्छे आंसर्स कैसे लिखने हैं ताकि आपका ज़्यादा स्कोर आ सके। मैम, अभी पीछे सुनने में आया है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये एक
लोगों में वहम है कि ऑस्ट्रेलिया अब बंद हो चुका है। तो क्योंकि आपके लगातार वीज़ाज़ लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट्स और लोग जा रहे हैं, तो आप इस बारे में लोगों को जानकारी दें कि ये क्या हुआ है और कैसे है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया आज भी इमिग्रेंट्स के लिए एक नंबर 1 डेस्टिनेशन है। बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स को वेलकम कर रहा है हर साल, और इस साल भी सबसे ज़्यादा ही करेगा। जो अभी रिसेंटली चेंजेस आए हैं वो चेंजेस बेसिकली 457 वर्क परमिट जिसे हम कहते हैं, एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम, उसके रिलेटेड आए हैं। जो लोग पॉइंट बेस पे जाते हैं उन पे कोई खास असर इसका नहीं है। और मैम ये भी देखा गया है कि लोगों में एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है वही जा सकते हैं। क्या वो लोग भी जा सकते हैं जो खुद का काम कर रहे हैं, या जैसे फार्मर्स हैं, क्या ये लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट आप तो ये कह रहे हैं ना कि लोगों में ये गलत फहमी है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वो जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ वो नज़रअंदाज कर देती हैं, इस एक्सपीरियंस को मानते नहीं। ये बिल्कुल बहुत गलत फहमी है, वहम है, इट्स अ मिथ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। काम आप चाहे किसी के लिए कर रहे हैं या अपने खुद के लिए कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास एविडेंस है कि आप वो काम कर रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न हो सकती है या आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो आपके काम को पूरी मान्यता दी जाती है। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो खुद के खेत पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, फार्मर्स। ऐसे लोग हैं जो खुद की छोटी सी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स। सो बहुत सारे लोग हैं, खुद का सैलून चला रहे हैं, हेयर ड्रेसिंग या सैलून का काम कर रहे हैं, खुद की बुटीक चला रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना खुद के छोटे छोटे काम जिन्होंने यहाँ पे शुरू किए हुए, उनको अगर 2 से 3 साल का अपने काम करने का तजुर्बा है तो बिल्कुल एलिजिबल है परमानेंटली माइग्रेट करने के लिए। मैम, एक कैंडिडेट जब सोचता है कि उसे बाहर सेटल करना है तो उसे कंट्री कैसे डिसाइड करनी चाहिए कि इस कंट्री में अप्लाई करे या इस कंट्री में अप्लाई करे? क्या उसके रिलेटिव के बेस पे अप्लाई डिसीजन लेना चाहिए या कि उनके क्राइटेरियाज पे? कंट्री आपको, देखिए आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको वही दोबारा से वो बात आ जाती है कि एप्लीकेंट का इंडिपेंडेंट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले देखिए कि आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन की किस कंट्री में डिमांड है और किस कंट्री के नॉर्म्स या क्राइटेरिया आप आसानी से पूरे कर सकते हैं। इस चीज़ पे आप डिसीजन अगर लेंगे कि हमारे रिलेटिव्स हुआ है तो शायद वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि जो ये कंट्रीज़ इमिग्रेशन जिन्होंने खोला हुआ है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन है, उन कंट्रीज़ ने ऐसे सपोर्ट सर्विसेज और माइग्रेंट सर्विसेज के सिस्टम बनाए हुए हैं कि कोई पर्सन जिसका उस कंट्री में कोई ना तो फ्रेंड है ना रिश्तेदार है, वो कैसे वेलकम फील करेगा। उसको जो शुरू में जो परेशानियां आ सकती हैं कि उन्हें ये नहीं पता घर कैसे लेना है, बच्चों को स्कूल में कैसे डालना है, अपने सोशल सर्विसेज के लिए कैसे इनरोल करना है, ये सब सपोर्ट सर्विसेज वहाँ की गवर्नमेंट, स्टेट माइग्रेशन डिपार्टमेंट्स उन लोगों को देती हैं, ताकि ऐसे लोग इनकरेज्ड फील करें आने के लिए। वो लोग इनकरेज फील करें जिनकी कोई फैमिली या फ्रेंड सपोर्ट नहीं है, जिनकी उस कंट्री में, फिर भी उनको पता हो कि हमें गाइड करने वाला कोई वहाँ पे एक ऑथेंटिक सोर्स, एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जो हमें गाइड करेगा। सो डेफिनेटली आप एक कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं, ये देखिए कि आपके प्रोफेशन की डिमांड, इकोनॉमिकली कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, आपके वेजेस, पे स्केल्स कौन सी कंट्री में आपको बेटर मिल रहे हैं। इन चीज़ों को आप अपना रीज़न बनाइए बाहर जाने के, ना कि हमारा कोई जान पहचान का या कोई रिश्तेदार वहाँ सेटल्ड है इसलिए हम भी उधर जा रहे हैं सेटल होने के लिए। मैम, अब हमें ये बताइए कि एक वीज़ा ऑफिसर एप्लीकेंट की फ़ाइल में क्या चीज़ें देखता है रिजेक्ट करने के लिए या अप्रूव करने के लिए? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और मेरे ख्याल से सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, सभी के काम का होगा ये क्वेश्चन। डिपेंड करता है पहले तो आप किस वीज़ा के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए आप विजिटर वीज़ा के लिए जा रहे हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, यंग लोग, 24-25 साल का लड़का, वो कहेगा मेरा विजिटर रिजेक्ट कर दिया, मैं यूएस एम्बेसी में गया था, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछे और मेरे को रिजेक्ट कर दिया, क्या रीज़न है। क्या होता है कि हर वीज़ा के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। हम 3 मेन वीज़ास की यहाँ बात करेंगे, विजिटर, स्टूडेंट और इमिग्रेशन।
विजिटर वीज़ा के लिए बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि जो विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वो पर्सन वेल इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे, क्या उसके पास कोई अपना कारोबार या कोई पक्की नौकरी है जिसके लिए वो वापस आएगा, क्या उसका एज ग्रुप सेंसिटिव एज ग्रुप तो नहीं है कि यंग पर्सन है, वो बाहर घूमने गया, उसे कोई मिली वहाँ पे शादी करने के लिए, वहीं पे इलीगल हो गया। सो एज भी आपके यहाँ पे मैटर करती है। अगर आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। आप आज तक कभी किसी कंट्री में घूमने नहीं गए एंड सडनली आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कनाडा घूमने जाना है या यूएस घूमने जाना है, तो आपके चांसेस कम हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जो विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स क्लेम करते हैं कि हम बहुत कम इंग्लिश के साथ आपको स्टूडेंट वीज़ा लगवा के दे सकते हैं, 5.5 बैंड पे लगवा देंगे, 5 पे लगवा देंगे या बिना आइल्स के लगवा देंगे। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि इट्स अ नंबर गेम। 100 लोग अगर विदाउट आइल्स या लो आइल्स पे अप्लाई करेंगे, 100 में से 3 लोगों के लग जाएंगे और वो 3 लोगों को हाईलाइट किया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन 3 लोगों के लगे हैं तो सबके लगेंगे। आप ये भी देखिए 97 ऐसे भी हैं जो रिजेक्ट भी हुए हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है स्टूडेंट्स के लिए, आपका एक जेन्युइन इंटेंशन पढ़ने का किन चीज़ों से पता लगता है, आपने एकेडमिक प्रिपरेशन की है कि नहीं की है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिए हैं, कुछ कंट्रीज़ में होता है SAT टेस्ट होते हैं, GMAT होता है, GRE वो दिया है या नहीं दिया है। यूनिवर्सिटी आपकी कैसी है। मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वीज़ा ऑफिसर्स जो हज़ारों हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस रोज़ देख रहे हैं, वो 1 मिनट में आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से जजमेंट कर लेते हैं कि किस क्वालिटी का कैंडिडेट आया है। तो अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छा है, ऐसा नहीं है जिसमें कमीशन की वजह से आपको एनरोल किया गया है, तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फंड्स अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आपके फंड्स अगर ठीक होंगे तो आपको वीज़ा आराम से लग जाएगा। जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें 4-5 चीज़ें वीज़ा ऑफिसर एक एप्लीकेंट में देखता है। पहला, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर बच्चे की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, मान लीजिए वो 5.5 पे हैं या बिना इंग्लिश के हैं, कंसल्टेंट्स आपको वीज़ा के लिए भेज देते हैं। मान लीजिए 100 बच्चे गए हैं जिनके पास कम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, 100 में से 3 बच्चों के लग भी सकते हैं वीज़ास, बट इट्स अ नंबर गेम। वो 97 लोग जिनके रिजेक्ट हुए उसके बारे में कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा, वो 3 बच्चों की ही एडवर्टिजमेंट होगी। उससे उत्साहित होके लोगों को इस चीज़ में विश्वास हो जाता है कि नहीं, बिना आइल्स के वीज़ास लगते हैं। पर रियलिटी ये है कि बहुत कम लगते हैं। ज़्यादातर वीज़ास उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अप टू द मार्क है। दूसरा, आपकी कॉलेज सिलेक्शन कैसी है। अगर आप वही घिसे पिटे कॉलेजेस में एडमिशन लेके जा रहे हैं जो कि हर एजेंट प्रमोट कर रहा है, जिस पे उसे एक अच्छी फैट कमीशन आ रही है, वीज़ा ऑफिसर 1 मिनट में समझ जाएगा कि इसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ही और शी हैज़ गॉन टू कंसल्टेंट जिसने अपनी कमीशन के चक्कर में उसी कॉलेज में सभी को एडमिशन दिलवा रहे हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ये देखिए कि आप एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उन्हें को प्लीज़ मुझे मेरे कोर्स के हिसाब से अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग करके दो। लेट द स्टूडेंट डिसाइड कि किस कॉलेज में जाना है, रादर कि कंसल्टेंट कहिए अब इस कॉलेज में चले जाओ, ये बहुत बड़ी है, एंड रियलिटी है कि उसमें कमीशन मिलनी है उसको। थर्ड, फंड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो अप्रोप्रिएट फंड्स हैं आपके जिस फॉर्मेट में चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए एम्बेसी को, वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एंड देन बच्चे के वापस आने की इंटेंशंस क्लियरली दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, ये वीज़ा ऑफिसर देखेगा। बहुत बार हम ऐसे कोर्सेज़ के लिए जाते हैं जिसकी वैल्यू उसी कंट्री में है। मान लीजिए आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसकी इंडिया में कोई वैल्यू ही नहीं है, कनाडा में ही वैल्यू है, आप वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे वीज़ा ऑफिसर क्या समझेगा, वो यही समझेगा आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, एंड क्योंकि इस कोर्स की कोई इंडिया में वैल्यू ही नहीं है, देयर इज़ वेरी लिटिल रीज़न टू बिलीव कि आप वापस आएंगे। अब क्यों आएंगे, आपने एक ऐसी एजुकेशन पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जिसका आपका फ़ायदा नहीं है। सो इसका मतलब वो ये निकालेंगे कि आप इंडिया आना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ एक कोर्स सिलेक्ट करके पहुँचना चाहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट करें, आप उन्हें कन्विंस करें कि अगर तो ये प्रोग्राम, मान लीजिए आप कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन इन इंडिया इज़ बाय एंड लार्ज चीप, बाहर से तो बहुत सस्ती है। आपको कन्विंस करना होगा कि
सेम प्रोग्राम जब आपकी कंट्री में भी अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, तो आप इतने पैसे खर्च के विदेश क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए? सो जस्टिफिकेशंस इसमें देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे प्रोग्राम के लिए जाएंगे जिसकी वापस आकर इंडिया में वैल्यू है, मे बी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब या बिजनेस में आपकी सेटलमेंट में वो हेल्प करता है, एनहांसमेंट में हेल्प करता है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा लग सकता है। और तीसरी जो बात हम कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस की, उसमें बहुत क्लियर कट क्राइटेरिया है, डिफाइंड है क्राइटेरिया। एज आपकी कितनी होनी चाहिए? आमतौर पे 45 से कम प्रेफर करते हैं वो। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 6 बैंड्स इन ईच के बराबर होनी चाहिए। आपके पास कोई ना कोई पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफिकेशन होती है, जैसे कि ITI, डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड देन रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास उस फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए जिस ऑक्यूपेशन की वहाँ पे डिमांड है। ये सब चीज़ें अगर आपकी होंगी तो आप उनका जो पॉइंट सिस्टम है इजीली मीट कर सकेंगे और आपको इमिग्रेशन यहाँ से मिल सकती है। मैम, आपकी गाइडलाइंस सुन के ऐसा लगता है कि वीज़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर उसको टेक्निकली हैंडल किया जाए। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, तो अगर वो सही कंसल्टेंट को चूज़ करें तो उनकी ये जर्नी आसान हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी एम्बेसी या कोई भी इमिग्रेशन अथॉरिटी कभी ये नहीं कहती कि आपको कंसल्टेंट के थ्रू ही जाना है। कोई भी बच्चा या कोई भी इमिग्रेंट फ्री है खुद अपनी एप्लीकेशन भी लगाने के लिए। पर ये देखने में आता है कि नॉर्मली एक लेमैन जिसका इतना राब्ता नहीं होता है वीज़ास के साथ, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देता है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो कि शायद एक कंसल्टेंट को ज़्यादा जिसकी नॉलेज होती है। बट एज एन एप्लीकेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी को भी इंगेज करने से पहले आप उन्हें परखें, आप कंसल्टेंट के बारे में जानकारी हासिल करें, उनसे क्वेश्चंस पूछें ताकि आपको उनकी नॉलेज के बारे में पता लगे। और जो आपको लगता है जिस कंसल्टेंट का एक्सपर्टीज़ और रिजल्ट्स दोनों हैं उसी के पास आप जाइए। मैम, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करी, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी आप प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं? ये अगेन डिपेंड करता है हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, किस वीज़ा की बात कर रहे हैं। अगर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो उसमें आइल्स एकेडमिक एक्सेप्ट होता है एंड टोफिल आमतौर पे लोग इतना पॉपुलर टेस्ट नहीं है, बट आइल्स एंड टोफिल 2 टेस्ट हैं। अगर कनाडा इमिग्रेशन की बात करें उसमें भी आइल्स एंड टोफिल। ऑस्ट्रेलिया में 4 किस्म के टेस्ट हैं जो इमिग्रेशन में एक्सेप्ट होते हैं। आइल्स एकेडमिक या जनरल, PTE पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, एकेडमिक, टोफिल, IBT एंड OET। सो आप इनमें से कोई भी टेस्ट ले सकते हैं अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए, जिसमें भी आपको कंफर्ट लेवल आपका है। मैम, आपसे चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि बहुत से कंसल्टेंट और एजेंट्स कहते हैं कि वीज़ा लगने की श्योरिटी हम देते हैं, क्या वाकई ऐसी कोई श्योरिटी होती है या सिर्फ बातें हैं? देखिए, हम कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी एजेंट उस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकता जो उसने नहीं करना है। जो वीज़ा है वो एम्बेसी ने ग्रांट करना है, वीज़ा ऑफिसर ने ग्रांट करना है। आपका सब कुछ इन ऑर्डर होने के बावजूद भी उनका 1% डिस्क्रिशन रहता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज में, जैसे कि विजिटर एंड स्टूडेंट वीज़ाज। आप इनकी श्योरिटी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा असर्टन कर सकते हैं कि इनके सक्सेस होने का कितना चांस है या कितनी पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव आउटकम होगा। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि श्योरिटी है वीज़ा की, ट्रस्ट में उनको शायद खुद ही नहीं पता कि वीज़ा श्योरिटी कभी कोई किसी के लिए नहीं दे सकता, या फिर वो आपको सिर्फ झांसे में ले रहे हैं। इसलिए श्योरिटी ना तो कंसल्टेंट को देनी चाहिए, एंड एज एन एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड पर्सन एप्लीकेंट मांगना भी शायद गलत होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि श्योरिटी किसी कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है, ये वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होती है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। थैंक यू।